नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्यूरोक्रेसी आईएएस मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी में। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी उत्तराखंड से रिलेटेड 2 वीडियो को पहले शूट कर रखा है, जिसमें हमने ब्रिटिश प्रशासन नीति, उत्तराखंड का एक टेस्ट पेपर और एक हमने जो अभी कल परसों में जो वीडियो बनाई थी जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड के सिलेबस को समझा था, जिसमें लिखा था हमने क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, चैनल के ऊपर जो हमारा आई बटन आता है प्लेलिस्ट, उसमें जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम फिर से उत्तराखंड के उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो आज से अगर हम देखें तो हमारे उत्तराखंड की जो कक्षाएं होती हैं उनको हम प्रारंभ मान के चलते हैं, क्योंकि आज इस बीच जो भी लेक्चर आएंगे वो हमारे एग्ज़ाम को देखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसमें चर्चा की जाएगी। तो आज का जो विषय है वो है उत्तराखंड का इतिहास। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना चाहिए और उत्तराखंड का इतिहास किस प्रकार से भारतीय इतिहास से जुड़ा रहता है और किस प्रकार से वो भारतीय इतिहास से थोड़ा भिन्न माना गया है। जैसे कि आप सबको पता है, उत्तराखंड का जो इतिहास है इसके संदर्भ में जितने भी जो इतिहासकार हैं या जितने भी जो विद्वान हैं उन सबके बीच में मतभेद देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, प्रश्न आता है कत्यूरी वंश का संस्थापक बताइए या कार्तिकपुर वंश का संस्थापक बताइए। तो कुछ विद्वानों ने कत्यूरी और कार्तिकपुर वंश को एक ही माना है और कुछ इतिहासकारों ने इन दोनों राजवंशों को पृथक माना है, और इनके जो संस्थापक हैं उनका नाम भी हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जैसे हम कहते हैं कि कत्यूरी या कार्तिकपुर वंश का संस्थापक जो था वासुदेव था, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ और विद्वानों को देखें, इतिहासकारों को देखें, तो उनके अनुसार ये होता है कि कत्यूरी या कार्तिकपुर वंश का संस्थापक जो था बसंतदेव था। तो हमें यहाँ पर 2 नाम प्राप्त होते हैं, एक वासुदेव और एक बसंतदेव। तो उत्तराखंड के इतिहास में इतनी भ्रांतियां या इतनी विषमताएं इसलिए हैं क्योंकि ये सब उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है, एक कारण इसका भी माना जा सकता है। भारतीय इतिहास को अगर हम एक दृष्टि डालें तो भारतीय इतिहास जो है वो पूर्ण रूप से, हम पूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन 90% वो थोड़ा प्रमाणिक माना जाता है। उसमें हमें इतनी विभिन्न विचारधाराओं को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो हमारा भारत है उसकी स्थिति ऐसी है, जैसे अगर हम दिल्ली में पढ़ेंगे तो सल्तनत कालीन का इतिहास पढ़ें तो वहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने आसानी से आवागमन किया था, अपने यातायात सुविधाएं वहाँ पर अच्छी थी, भौतिक सुविधाएं अच्छी थी, इसलिए जो विद्वानों का जो आगमन हुआ था वो हमारे भारतीय दृष्टि के उसमें से ज़्यादा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड जो होते हैं वो अपनी आर्थिक विषमताएं बोलें, जटिलताएं बोलें या भौगोलिक संरचना बोलें, इसके लिए एक भिन्न क्षेत्र माना गया है और यातायात के साधन भी यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारे उत्तराखंड राज्य के इतिहास विषमताएं ये मिली कि यहाँ बहुत से इतिहासकार जो समय पर नहीं पहुँचे और सबने अपने अपने विवेकानुसार उत्तराखंड के इतिहास को समझने का प्रयास किया गया है। तो आज हम भी एक छोटा सा अपना प्रयास करते हैं उत्तराखंड के इतिहास को समझने के लिए। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे, हम डायरेक्ट उत्तराखंड के इतिहास को शुरू नहीं, डायरेक्ट हम उत्तराखंड के इतिहास को आरंभ नहीं होगा। तो हम पहले ऐसा नहीं कर देंगे कि कुणिंद वंश को लेके चले जाएं या कत्यूरी वंश को लेके चले गए। हमें आरंभ में ये समझना पड़ेगा कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है और इतिहास से संबंधित हमारे पास जानकारी के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो आज इसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने कहा उत्तराखंड का इतिहास, तो हम पहले इतिहास को लेके समझते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। देखिए, इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इतिहास 2 शब्दों के उससे मिलकर बना है, इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता है, इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो होता है ऐसा हुआ था। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ था। बहुत से छात्रों के मन में संदेह भी रहता है कि इतिहास वो होता है जो बीत जाता है। बिल्कुल नहीं, जो बीत जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, उसे हम इतिहास नहीं कह सकते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ था। इतिहास की परिभाषा वो होती है अतीत की वे महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका हम लिखित रूप से एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं, वो इतिहास कहलाया जाता है। कोई भी इतिहास होता है उसको हम 2 भागों में बांट के चलते हैं। इतिहास 2 प्रकार का होता है, एक हम अध्ययन करते हैं भारत का इतिहास और दूसरा अध्ययन हम करते हैं विश्व का इतिहास। इतिहास को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। यहाँ पर जो भारत का इतिहास है इसको पुनः 3 भागों में बांट के चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट के चलते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसका वो होता है प्राचीन भारत, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एनिशिएंट इंडिया। दूसरा जो भाग होता है वो होता है मध्यकालीन भारत, जिसे हम कहते हैं मिडिल इंडिया। तीसरा जो भाग होता है वो होता है हमारा आधुनिक भारत,
जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया। तो इतिहास को 3 रूप में बांटा जाता है मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें अगर हम देखें जो प्राचीन भारत है ये सर्वाधिक दीर्घकाल का समय माना गया है, इसलिए विद्वानों ने प्राचीन भारत को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन भारत को दोबारा 3 भागों में बांटते हैं। पहला चरण ये है प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो इतिहास को बांटा जाता है वो होता है आगे ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्ट्री। और तीसरा जो इतिहास का होता है चरण उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल, जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल। तो इतिहास को समझने के लिए इन तीनों बिंदुओं पर भी हमने इनको समझना पहले जरूरी है। जैसे हमने पहला लिखा है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? तो संक्षेप में अगर हम इसकी परिभाषा जाने, इतिहास का वो चरण जिसमें जानकारी के स्रोत, इतिहास का वो चरण जिसमें जानकारी के स्रोत हमारे पास मात्र पुरातात्विक स्रोत होते हैं, यानी कि आर्कोलॉजिकल। तो इतिहास का वो समय जिसमें जानकारी के स्रोत हमारे पास मात्र पुरातात्विक स्रोत होते हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जिसमें जो जानकारी के स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक रहते हैं और इसके साथ साथ हमको लिखित स्रोत भी प्राप्त होते हैं। दोबारा से रिपीट करेंगे, आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास का वो चरण जिसमें जो जानकारी के स्रोत होते हैं पुरातात्विक होते हैं और पुरातात्विक के साथ साथ जानकारी के स्रोत जो हमें होते हैं वो लिखित भी रहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो क्या लिखा है उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो आगे इतिहास काल की पूरी परिभाषा जिसमें इतिहास की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक मिलेंगे और लिखित भी मिलेंगे, लेकिन क्या लिखा है उसको आज तक वर्तमान तक भी विद्वान उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये होता है आगे ऐतिहासिक काल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता होती है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता को इतिहासकारों ने आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो वर्तमान तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए कौन से काल में आती है? आगे ऐतिहासिक काल में होती है। तीसरा जो अंतिम चरण है वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? इतिहास का वो समय जिसमें जानकारी के स्रोत हमें पुरातात्विक भी रहते हैं और जानकारी के स्रोत हमें लिखित रूप में भी प्राप्त होते हैं, और वो क्या लिखा गया है इसको विद्वानों के द्वारा पढ़ा गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल आगे ऐतिहासिक काल से सिर्फ इसलिए भिन्न है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जानकारी के स्रोत हैं वो विद्वानों के द्वारा पढ़े गए हैं। तो वो जो इतिहास का चरण होता है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये मैंने आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए बताया, लेकिन हमारा जो अभी मुख्य बिंदु है वो है उत्तराखंड का इतिहास को। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो इतिहास है, जहाँ पर हमने भारत लिखा है, इसके स्थान पर हम यहाँ पर उत्तराखंड भी लिख सकते हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड। प्राचीन उत्तराखंड को भी 3 भागों में बांटा जाएगा, प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए, पढ़ने और पढ़ाने का अपने में देखें तो सबका अपना अपना तरीका होता है, और जो तरीका हमें सबसे आसान लगता है और जो तरीका हमें जल्दी समझ में आता है हमें उससे अपनाना चाहिए। तो हम इस वीडियो में या जो आने वाली जो कमिंग वीडियो जितनी होंगी उससे हम आपको बहुत बेहद और एक सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में जाते हैं। तो अब हमने बात करनी है उत्तराखंड के उसमें। देखिए, अगर हमने इतिहास को जानना है तो हमारे पास जानकारी के स्रोत होना अति आवश्यक है। तो मुख्य रूप से इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हम 2 भाग में लेके चलते हैं। मुख्य रूप से इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हम 2 भाग में लेके चलते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं लिखित स्रोत। उत्तराखंड के इतिहास को जानकारी या कोई भी इतिहास बोले तो हम उसे 2 स्रोतों में बांटते हैं, एक होता है पुरातात्विक और एक होता है लिखित स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम किसको लिख सकते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं भवन, इसके अंतर्गत आती हैं मुद्राएं, इसके अंतर्गत आएंगे मंदिर, और इसके अंतर्गत आएंगे शवाधान, और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से अभिलेख भी जो है वो पुरातात्विक के अंतर्गत आता है, लेकिन अभिलेखों में लिखा हुआ भी मिलता है, तो हम इसको दोनों में लेके चलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अभिलेखों को हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लेके चलते हैं। जैसे उत्तराखंड के देखेंगे तो गुहा लेख भी मिलते हैं, गुहा यानी कि जो गुफाओं में जो लेख लिखे रहते हैं। ठीक है, तो इतिहास की जानकारी के 2 स्रोत, पुरातात्विक और लिखित। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से इन विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
और अगर हम लिखित आधार पर देखें तो जो लिखित इतिहास है उत्तराखंड का, जैसे कि हमने पूर्व में बताया था, ये अस्पष्ट है। हर विद्वान ने अपने विवेक के अनुसार उत्तराखंड में स्थापित राजवंशों को डिस्क्राइब किया है, उनके विषय पर बिंदुओं पर चर्चा की गई है अपने अपने समझ के उससे। तो उसी प्रकार से जो लिखित साहित्य है, लिखित साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं। एक देसी साहित्य, लिखित साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक देसी साहित्य और दूसरा होता है विदेशी साहित्य। लिखित इतिहास को उत्तराखंड को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है देसी साहित्य और एक होता है विदेशी साहित्य। देसी साहित्य के अंतर्गत जो भारत के हैं, जो उत्तराखंड के हैं, हम उन स्रोतों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर देसी साहित्य के अंतर्गत हम बोले लिखित स्रोत में, तो जो मुख्य रूप से होते हैं इसमें वो होती हैं पुस्तकें। और वर्तमान समय में उत्तराखंड के संदर्भ में पुस्तकों का एक हमें बिल्कुल अच्छा सा वर्णन प्राप्त होता है। तो लिखित स्रोत में देसी साहित्य में जैसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का नाम है भरत कवि। भरत कवि, इनके द्वारा जो रचना की गई है उसका नाम है मानवोदय काव्य। भरत कवि ने जो रचना की है उसका नाम है मानवोदय काव्य। तो मानवोदय काव्य में हमें पवार शासक, परमार शासक या जो गढ़वाल में स्थापित राजवंश था उनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है मानवोदय काव्य से। इसके अंतर्गत दूसरी पुस्तक, उसका नाम है रामायण प्रदीप। पुस्तक का नाम है रामायण प्रदीप और रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक हैं मेधाकर शर्मा। मेधाकर शर्मा जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसको हम बोलते हैं रामायण प्रदीप। ये भी हमें गढ़वाल राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त कराती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो पवार शासकों के स्वयं के शासक, वो भी एक कुशल अपनी ओर से लेखक के रूप में जाने गए हैं, जिसे मुख्य रूप से नाम लिखते हैं हम सुदर्शन शाह का। पवार शासक सुदर्शन शाह, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है महत्वपूर्ण पुस्तक, उसका नाम है सभासार। सभासार पुस्तक लिखी गई है सुदर्शन शाह के द्वारा। और सभासार ये किस वर्ष आई थी, आयोग ने पूछ रखा है, तो इसका वर्ष है 1828। 1828 में पुस्तक लिखी गई थी सभासार सुदर्शन शाह के द्वारा। सुदर्शन शाह एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने एक अन्य पुस्तक की भी रचना की है जिसका नाम है गोरखवाणी। इस पुस्तक में जो गोरखों ने जो अत्याचार किए गए थे उनके संदर्भ में बताया है। और हम अच्छे से जान सकते हैं सुदर्शन शाह लेखक के साथ साथ एक कुशल कवि भी थे। अपनी कविताएं भी लिखा करते थे और उस कविताओं में अपना स्वयं का नाम नहीं लिखा करते थे, कविताओं में अपना ये उपनाम लिखा करते थे सूरत कवि। तो कवि सूरत बोले, सूरत कवि के नाम से सुदर्शन शाह भी कविताएं किया करते थे। तो ये हमारे पास मुख्य रूप से देसी स्रोत हैं। अगर हम वर्तमान में देसी स्रोतों के अंतर्गत देखें तो हमारे पास महत्वपूर्ण पुस्तकें भी आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी गई है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी। उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटोच। तो अन्य ऐसी महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो हमें लिखित साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अगला चर्चा का विषय है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में मुख्य रूप से हम मुस्लिम साहित्य को इंक्लूड करते हैं। तो मुस्लिम साहित्य में अगर हम जाएं, जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरनामा, उससे भी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। शाहजहां, जहांगीर के बाद जो शासक बना था जहांगीर का पुत्र शाहजहां, तो शाहजहां की जो पुस्तक है शाहजहांनामा, उससे भी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अतिरिक्त मुगल शासकों में जो सबसे महान शासक के रूप में जाने गए हैं और उनका नाम है अकबर। अकबर की अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं अकबरनामा, उससे भी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, पवार राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता होगा उस पुस्तक में बलभद्र शाह के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है रामशाह, और राम शाह को इतिहासकारों ने किससे जोड़ रखा है, बलभद्र शाह से। तो हम बोले कि विदेशी साहित्य में मुस्लिम साहित्य से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे उत्तराखंड में समय समय पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश भी हुआ है। यहाँ विलियम फिंच, बिशप हीबर, इन्होंने भी उत्तराखंड की यात्राएं की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें प्राचीन भारत के उसमें देखें तो हेनश्यांग, वो भी उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। तो ये समस्त प्रमाण, उनका यात्रा वृत्तांत जो होता है ये हमारी ओर से लिखित साहित्य के विदेशी स्रोत के अंतर्गत आता है।
लेकिन जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जानकारी के स्रोत पुरातात्विक, लिखित ये पर्याप्त नहीं माने गए हैं। इससे भी आगे हमारे जानकारी के स्रोत ढूंढे गए हैं। तो उत्तराखंड की जानकारी के लिए तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत होता है, वो होते हैं पौराणिक कथाएं। उत्तराखंड की जानकारी के लिए तीसरा प्रमाणिक स्रोत माना जाता है पौराणिक कथाएं। देखिए, जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें जानकारी के सिर्फ दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और लिखित। लेकिन उत्तराखंड के उसमें जानकारी के लिए हमें पौराणिक कथाओं का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि सबको जानकारी में होगा, कौन सा वेद है जो हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी देता है, तो उस वेद का नाम है ऋग्वेद, जो कि पौराणिक कथाओं की के उसमें एग्जाम्पल में आएगा। तो ऋग्वेद जो है वो हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी देता है। किस पुराण में उत्तराखंड का वर्णन किया गया है, तो हम कहेंगे स्कंद पुराण के साथ साथ मार्कंडेय पुराण, उसमें भी उत्तराखंड का वर्णन किया गया है। क्या रामायण से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? जरूर, रामायण से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अगर हम उदाहरण के उसमें बात करें, भगवान राम ने रावण का वध करने के पश्चात, रावण जो जैसा कि सबको पता होगा कि गोत्र से ब्राह्मण था, तो उन्होंने ब्राह्मण की हत्या की थी। तो इस बात के लिए उन्होंने तप किया था और राम जी के द्वारा जो तपस्या की गई थी वो टिहरी गढ़वाल में स्थापित क्षेत्र देवप्रयाग में की गई थी, जिसका प्रमाण वहां पर स्थित रघुनाथ मंदिर है। तो रघुनाथ मंदिर के भी हमें प्रमाण मिलते हैं रामायण काल के। इसके अतिरिक्त जब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड का इतिहास तो उससे देखेंगे कि जो सीता माता जिस भूमि में समाई थी उसको शीतोष्ण भूमि कहते हैं, और उसकी जो स्थिति मानी गई है वो पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में मानी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण से भी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत हमने देखा ऋग्वेद और पुराण, रामायण। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे महाभारत, तो महाभारत से भी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरवों के मध्य में, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से सुबाहु तथा विराट नामक के कुणिद शासकों ने युद्ध में भाग लिया था, और एक सुबाहु तथा विराट कुणिद शासक माने गए हैं। तो महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो दुर्योधन के द्वारा पांडवों की हत्या करने के लिए लाक्षा गृह का निर्माण किया गया था, जिसको लाखा मंडल भी कहते हैं। ये देहरादून में स्थित है। इसके अतिरिक्त पांडव जो स्वर्ग की यात्रा पर गए थे, केदारनाथ हरिद्वार से होते हुए स्वर्ग की यात्रा में गए थे, तो हमारे पास ऐसे बहुत से स्रोत हैं। तो हम कह सकते हैं वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इनसे भी उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त पुरातात्विक, लिखित, पौराणिक कथाएं। चौथा जो स्रोत माना गया है उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त का, जागर। जागर से भी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा स्रोत है जागर। जागर से हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? जागर, जैसे कि उत्तराखंड निवासी अच्छे से जान सकते हैं, जो जागर जो होता है विशेषकर ये जो लोक देवताएं होते हैं इनके उसमें लगाई जाती है। तो जो जागर से उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जागरों में हम कुछ कत्यूरी शासकों का वर्णन करते हैं। जैसे कत्यूरी शासक में अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से यहां पर वर्णन किया जाएगा जिया रानी का। जिया रानी जो कि कुमाऊं में लक्ष्मीबाई और कुमाऊं की न्याय की देवी के रूप में जानी जाती है। और मकर संक्रांति के पर्व में 13-14 जनवरी प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के पर्व में हम अपना रानी बाग देखें, या इसके अतिरिक्त बागेश्वर में कत्यूरी घाटी देखें, पिथौरागढ़ की उसमें बात करें तो जिया रानी के संदर्भ में वहां पर जागरों का आयोजन किया जाता है। और जो जागर के उसमें जो जागर लगाते हैं तो उनके उसमें कहते हैं कि कत्यूरियों की आत्मा का प्रवेश होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जागर से भी हमें नाम प्राप्त होता है जिया रानी। जिया रानी के अतिरिक्त हमें नाम प्राप्त होता है प्रीतम देव। प्रीतम देव जिनको राय पिथौरा कहते हैं, और पिथौरागढ़ की शहर की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो प्रीतम देव को दिया जाता है। जिया रानी, प्रीतम देव आपस में जो थे पति पत्नी का रिश्ता था इनका, वाइफ हस्बैंड थे दोनों। जागरों के अंतर्गत एक शासक का नाम लिया जाता है, उसका नाम होता है वीरमदेव। वीरमदेव जो कि कत्यूरियों का एक अत्याचारी शासक माना गया है, और इसका एक अन्य नाम प्राप्त होता है ब्रह्मदेव। तो जागर में भी हम कुछ कत्यूरी शासक या कत्यूरी शासकों का नाम का प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जागर भी उत्तराखंड की जानकारी के, इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू सिद्ध होता है। चलिए, अब जागरों से आगे चलते हैं। और कौन से स्रोत हैं जो हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी देते हैं? लोक
गाथाएं, लोक गाथाएं। 5 स्रोत हम उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के संदर्भ में मानेंगे। लोक गाथाएं, लोक गाथाओं का क्या अर्थ होता है? लोक गाथाओं का अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही हुई बात या लोगों के द्वारा कही हुई कहानी। तो लोक गाथाएं भी उत्तराखंड के उस समय जानकारी का एक स्रोत माना गया है। कैसे? उदाहरण के रूप में करें तो उत्तराखंड में जो वीर पुरुष होते हैं, उत्तराखंड के वीर पुरुष जिनको हम एक शब्द से भड़ कहते हैं, भड़ का मतलब उत्तराखंड के वीर योद्धाएं। जैसे एग्जांपल माधव सिंह भंडारी, वो भी एक भड़ थे। तो माधव सिंह भंडारी एक जो भड़ थे, जो वीर पुरुष होते हैं। अगर हमने वीर पुरुषों के बारे में बताना है और उनके वीर पुरुषों के माध्यम हमने गाकर या अगर बोले कथा के माध्यम से बताना है, तो उसमें उत्तराखंड के संदर्भ में एक शब्द का यूज होता है, उसे कहते हैं हम पवाड़े। तो पवाड़े का क्या अर्थ होता है? उत्तराखंड में के वीरों के सपूत के रूप में उससे गाई हुई गाथाएं, इनको कहते हैं पवाड़े। तो ये समस्त स्रोत जो होते हैं, पुरातात्विक, लिखित के अंतर्गत देसी और विदेशी। तीसरा स्रोत हमने पढ़ा था पौराणिक कथाएं, जिनके अंदर वेद पुराण को रखा जाता है। चौथा स्रोत जागर, जो मुख्य रूप से कत्यूरियों के संबंध में जानकारी देते हैं। और 5वां स्रोत हमने माना था अपनी ओर से लोक गाथाएं। लोक गाथाएं जिसमें जो वीर जो पुरुष होते हैं इनको भड़ कहते हैं और इनके जो पवाड़े गाए जाते हैं, वीर कथा, इसको सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम छठा स्रोत देखें तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो जितने इतिहासकार हैं, उन्होंने उत्तराखंड में जो स्थापित राजवंश थे, मुख्य रूप से अगर बात करें कत्यूरी, चंद, पवार, तो इन शासकों की वंशावलियां भी हमें प्राप्त हुई है। और समय समय पर अगर हम देखेंगे तो ये जानकारी के स्रोत हमारे ओर से दोबारा से रिवीज होते रहते हैं। ठीक है, तो इन समस्त स्रोतों की जानकारी से हम अपना विषय शुरू करेंगे, जो होगा उत्तराखंड का इतिहास। तो आज की वीडियो में सिर्फ प्रमुख उद्देश्य हमारा ये था कि आपको भारतीय इतिहास और उत्तराखंड के इतिहास के अंतर को समझाना। तो अगली वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के रूप में बात करेंगे और उत्तराखंड के इतिहास को हम देखेंगे कि किस तरह से इसको भारतीय इतिहास से जोड़ा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करने ना भूलें। तो जल्दी हम आपसे ऐसे मिलते रहेंगे। और देखिए, हमने चैनल अभी अपना नया शुरू किया है, तो इसमें जो आपने हमें स्नेह और आशीर्वाद दिया, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे हमें स्नेह और आशीर्वाद देते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। शेष धन्यवाद।